नमस्कार मित्रों। विश्व की प्राचीनतम परंपरा जिसकी श्रेणी में कुंभ आता है। कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर किया जाता है और यह परंपरा कई हजार सालों से चली आ रही है। महान सम्राट हर्षवर्धन जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध थे, विश्व प्रसिद्ध थे, जिनके काल में वेन सांग चाइनीज जो यात्री थे, चीन के यात्री थे, वो आए थे और हर्ष के राज्य की समृद्धि की चर्चा वो अपनी किताबों के माध्यम से करते हैं। तो एक बार पुनः हम कुंभ के द्वार पर खड़े हैं, मतलब कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन ही नहीं किया जा रहा है, आयोजन कई तरीके से किए जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान देने की जरूरत है, एक आयोजन में श्रद्धा होती है, एक आयोजन में बस आयोजन के नाम पर फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समथिंग वी डू। जैसे बच्चे क्लास वर्क में होमवर्क जब टीचर देते हैं तो ये बच्चे किसी तरह पूरा कर देते हैं और कुछ बच्चे उत्साह के साथ, मनोयोग के साथ, एक श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ, उसमें टीचर के प्रति भी श्रद्धा होती है, कार्य के प्रति भी श्रद्धा होती है, मतलब कई तरीके से। तो उस कार्य का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, आपके कर्म, आपने जो कर्म किए हैं वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है आपके नोटबुक में। उसी तरह जो अभी जो कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसकी चर्चा हर जो मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कह लिया जाए या न्यूज़ पोर्टल की बात की जाए, वो भी सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड है, इसलिए उसको हम अलग सेग्रीगेट करने का प्रयास करें, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे और कोई पॉडकास्ट वगैरह जो भी है। तो हर जगह इसकी चर्चा चल रही है। तो आज इसी पर एक हमारे रिलेटिव वहाँ विजिट किए थे, तो उन्होंने जिस स्थान का पर विजिट किया था उसमें उस नेत्र कुंभ की चर्चा उन्होंने की थी और उसमें कोई पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने अपना व्हाट्सएप पर कॉल किया तो बता रहे थे इसके बारे में। तो अचानक ये पत्रिका में मुझे दिखाई दिया, तो मैंने कहा कि उन्हें इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये उसी को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। सेवा का एक कुंभ। इस समय प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर विश्व की सबसे अद्भुत और आध्यात्मिक नगरी बसी हुई है, जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से महाशिवरात्रि 26 फरवरी, मतलब 13 जनवरी से लेकर पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस धार्मिक समागम में भागीदारी करने के लिए देश विदेश के धर्माचार्य, साधु संत और अपने मठ मंदिरों और धर्म स्थलों से निकलकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस समय एक स्विंग चला हुआ है, जैसे बीच बीच में होता है ना डेमोक्रेसी का स्विंग चला, जिसमें बहुत सारे कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेटिक सेटअप में आए। इसमें एक स्विंग चला हुआ है कि लोग अपने रूट्स की तरफ देखने का प्रयास कर रहे हैं, और जब कई तरह की व्यवस्थाओं को देखते देखते और उसमें जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो कुछ आदमी नया एक्सप्लोर करने का भी कार्य करता है। तो एक आकर्षण जो है जो भारत भूमि के अंदर कहा जाए और भारत भूमि से बाहर यूरोप का है, लोग अपने कई जगह लिथुआनिया और कई जगह मैंने देखा कि लोग जोड़ रहे हैं कि हम भी सनातन परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। जो वहाँ की जो हैबिट है, याजदी एक कम्युनिटी है इराक में, जो इराक के आसपास का जो रीजन है, बॉर्डर एरिया, तो वो लोग नागवंशी अपने को मानते हैं। तो इस तरीके से लोग अपने रूट्स को की ओर भागने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे रूट्स क्या हैं। तो इस रूप में अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह न्यूज़ आ रहे हैं कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सनातन परंपरा की तरफ। तो इसमें इस धार्मिक समागम में भागीदारी करने के लिए देश विदेश के धर्माचार्य, साधु संत अपने मठ मंदिरों और धर्म स्थलों से निकलकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की अवधि तक संगम की रेती पर साधु संतों के साथ ही करोड़ों श्रद्धालु यज्ञ, जप, तप, संकल्प, कल्पवास जैसे, अब देखिए ये सब शब्द हमारे सामान्य लोगों की नज़र में एक समान है, लेकिन सबके मतलब अलग अलग हो जाते हैं।
जप क्या है, तप क्या है, संकल्प, कल्पवास, ठीक है। संकल्प थोड़ा सा जप तप लगता है कि, तो जप और तप दोनों, तपस्या और जाप करना, ठीक है, दोनों सब अलग अलग शब्द हैं। जैसे अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से पुण्य, मोक्ष और मनोरथ पूर्ण होने की कामना करेंगे। पुण्य भी, मोक्ष भी और मनोरथ। अनादिकाल से चली आ रही इस परंपरा में समय के साथ हुए तमाम बदलावों ने इस पुण्य स्थली के साथ ही अब समाज सेवा का बड़ा केंद्र बना दिया है। महाकुंभ क्षेत्र में अनेक स्थानों पर चलने वाली गतिविधियां नर सेवा, नारायण सेवा के ध्येय वाक्य को साकार करती दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं गतिविधियों में एक है दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाली संस्था सक्षम द्वारा लगाया गया नेत्र कुंभ। इसी की चर्चा हम कर रहे थे। संस्था ने देश के कोने कोने से आने वाले उन लाखों श्रद्धालुओं की आंखों का इलाज बिना किसी भेदभाव और निःशुल्क करने का बीड़ा उठाया है, जो किसी कारण से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 6 में 10 एकड़ भूमि पर एक विशाल नेत्र चिकित्सालय का निर्माण किया गया। माना जा रहा है कि यह अस्पताल विश्व के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, क्योंकि उस दिन जो इस पूरे दौरान विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या प्रयागराज में होने वाली है वहाँ पर। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। सुविधा की दृष्टि से पंजीयन विभाग, प्रतीक्षा कक्ष, 2 ओपीडी कक्ष, दवा वितरण कक्ष, चश्मा वितरण कक्ष अलग अलग बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपात स्थिति में मरीजों के लिए 106 शैय्या की डॉर्मेट्री भी बनाई गई है, जहां मरीजों को थोड़े समय रोक कर आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। 5 जनवरी से प्रारंभ होकर 56 दिन तक चलने वाले इस नेत्र कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों की निःशुल्क जांच के बाद आवश्यकता अनुसार दवाइयां और चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि संबंधित मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता हुई तो वह भी निःशुल्क होगा, लेकिन तकनीकी कारणों से नेत्र कुंभ परिसर में ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। नेत्र कुंभ परिसर में प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल 10 कक्षों में मरीज देखने की व्यवस्था है। यदि किसी दिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होगी तो ओपीडी का समय आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक ओपीडी कक्ष में 4 चिकित्सक नेत्र देखभाल करने वाले 8 विशेषज्ञ तथा 1 कंप्यूटर सहायक होगा। यदि किसी को ऑपरेशन की आवश्यकता हुई तो तत्काल कंप्यूटर सहायक मरीज का विवरण तैयार करके ऐप होगा, है ना, उसका एक ऐप बनाया जाएगा। ऐप के माध्यम से उसकी एक प्रति उसके जिले के सक्षम कार्यकर्ता को तथा एक प्रति संबंधित शहर के उस अस्पताल को भेज दी जाएगी जिसने सक्षम के साथ कार्य करने की सहमति दे रखी है। अब तक देश के विभिन्न शहरों में संचालित लगभग 350 अस्पतालों ने सभी प्रकार के निःशुल्क ऑपरेशन की सहमति दी है। इस आयोजन के बीच ऑपरेशन के लिए की गई संस्तुति की वैधता 1 वर्ष के लिए होगी। तो इसका मैं चूँकि खुद ही इसका मैं प्रूफ, क्योंकि मेरे भाई साहब ने इस सिस्टम के द्वारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सिस्टम के द्वारा खुद इलाज कराया है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये फॉर्जरी है, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक सिस्टम है और उसमें आप एक साल के अंदर आप कहीं भी दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल ये फैक्ट है। नेत्र कुंभ में देश के 260 प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक, जो वॉलंटरली जो लोग होते हैं, जिनमें समाज सेवा का जुनून होता है, ऐसे लोग आते हैं इस तरह के कार्य में। नेत्र कुंभ में देश के 260 प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक तथा 150 से अधिक नेत्र देखभाल करने वाले विशेषज्ञ सेवा देंगे। इनमें से 150 से अधिक चिकित्सक देश के विभिन्न प्रांतों और शहरों के हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये सभी अपनी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क देंगे। संस्था की ओर से केवल उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति से जुड़े सुनील कुमार ने बताया, अंधत्व निवारण के लिए कृत संकल्पित सक्षम नेत्रदान को प्रोत्साहित कर रहा है। देश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अंधता के शिकार हैं। नेत्रदान से ऐसे लोगों के जीवन में उजाला आ सकता है। नेत्रदान करने वालों के लिए अलग से विशेष खिड़की बनाई गई है। यहाँ नेत्रदान के इच्छुक व्यक्तियों से एक संकल्प पत्र भराया जाएगा। इस पत्र को दानकर्ता से संबंधित जनपद के अस्पतालों को भेज दिया जाएगा। इसकी सूचना वहाँ के सक्षम कार्यकर्ताओं को भी दी जाएगी, जो परिजनों के संपर्क में रहेगा। पिछले कुंभ में लगभग 11,000 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरा था। नेत्र कुंभ की व्यवस्था में लगे सुरेश मेवाड़ा ने बताया कि सक्षम ने 2019 में भी नेत्र कुंभ का आयोजन किया था। तब 52 दिन में 2.4
2.20 लाख श्रद्धालुओं की आंखों की जांच की गई थी। इनमें से 23,000 लोगों का उपचार और 1.55 लाख लोगों के निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया था। इस बार के कुंभ में 5 लाख श्रद्धालुओं की आंखों की जांच और उपचार का लक्ष्य निर्धारित करके व्यवस्था की गई। इस बार 5 लाख चश्मों के वितरण का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आंखों के परीक्षण के बाद कुछ ही घंटे में श्रद्धालुओं को चश्मा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें इस कार्य के लिए दोबारा न आना पड़े। हमारे पास कुछ अन्य रोगों से संबंधित विशेषज्ञ भी उपलब्ध रहेंगे ताकि चश्मा बनने की अवधि में मरीज को यदि कोई अन्य बीमारी है तो वह उनसे परामर्श प्राप्त कर सकता है। किसी प्रकार की आपात स्थिति आने पर उन मरीजों को तत्काल अपनी एम्बुलेंस से नज़दीक के अस्पताल पहुंचाएंगे। इसके लिए 6 एम्बुलेंस की व्यवस्था है। नेत्र कुंभ आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी कविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नेत्र कुंभ का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल की प्रेरणा, मार्गदर्शन तथा सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री चंद्रशेखर की देखरेख में हो रहा है। महाकुंभ में कोई अन्य संस्था इतना बड़ा सेवा कार्य नहीं कर रही है। नेत्र कुंभ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित है देश का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम 50,000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने की व्यवस्था उनकी इच्छानुसार उनके घर के समीप अच्छे अस्पताल में निःशुल्क कर रहे हैं। यह अपने आप में अनूठा कार्य है। इस नेत्र कुंभ को सफल बनाने के लिए प्रयागराज के 20 से 25 अस्पताल सहयोग कर रहे हैं। ऐसे हुई तैयारी नेत्र कुंभ के आयोजन की लगभग 6 माह पहले ही शुरू की गई थी। अच्छा, ऐसे भी तो यहाँ पे अलग हेडिंग की तरह होना चाहिए था। नेत्र कुंभ के आयोजन की तैयारी लगभग 6 माह पहले शुरू की गई थी। इस कार्य में रज्जू भैया न्यास, भाऊराव देवरस सेवा न्यास, हंस फाउंडेशन, स्वामी विवेकानंद सेवा न्यास, सेवा भारती जैसी संस्थाएं सहयोग कर रही। नेत्र कुंभ में प्रतिदिन लगभग 2,000 लोगों के भोजन, नाश्ते आदि की व्यवस्था की गई, जिसका दायित्व इस्कॉन संस्था के पास है। निश्चित रूप से यह नेत्र कुंभ उन लोगों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है जो अपनी आंखों की बीमारी का इलाज नहीं करा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ा आयोजन है और इस तरह के आयोजन से न केवल जो धार्मिक जो कार्य है वो आगे बढ़ता है, बल्कि धर्म हमारे यहाँ तो धर्म एक अलग अंदाज में देखा जाता है ना। धार्य तिथि धर्म धारण करने योग्य वो धर्म है। माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, छात्र का धर्म, शिक्षक का धर्म, इस तरीके से हमारे धर्म को सोचा गया है। जो मतलब हमारे यहाँ जो धर्म आधारित व्यवस्था की गई है तो सामान्य सोच के अनुसार अगर आप सोचेंगे तो मतलब अजीब तरीके से आप उसको रिएक्ट करेंगे। लेकिन धर्म के हमारे यहाँ बहुत डायनेमिक रहा है, जो समय के साथ सबका ध्यान रखने वाला हो। जननी जन्मभूमिश्च वा की बात करता हो, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड की बात करता है। तो वो हमारे यहाँ धर्म का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आयोजन निश्चित रूप से भारत की इकोनॉमी को बहुत एक जिसको कहते हैं इंजेक्शन, बहुत बड़ा इंजेक्शन देगा भारत की इकोनॉमी को। डिमांड बढ़ेगी, है ना, पॉजिटिविटी जो सकारात्मकता है वो तो बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, वो अलग विषय है। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और इसका GDP पर एक प्रभाव पड़ा, लिंकेज इफेक्ट की तरह। ये लीकेज नहीं, लिंकेज, तो मतलब एक उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट भी वहाँ तो सरकार कर ही रही है। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा। तो कुल मिला के एग्रीगेट डिमांड का इम्पैक्ट वो दिखाई देगा और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी का GDP साइज भी बढ़ेगा। थैंक यू।